हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमने इससे पहले विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। जिस समय रोम शब्द ही नहीं था, यूनान और ईरान का अस्तित्व भी नहीं था, जब अब्राहम ने अपनी महत्वपूर्ण यात्रा प्रारंभ की थी, उसके बहुत पहले ही चीनी लोग अपने देश को सभ्य बना चुके थे। उन्हें इतिहास में 40 शताब्दियों का किसान कहा जाता है। चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। संसार के अन्य देश जब असभ्य और जंगली जीवन जी रहे थे, उस समय चीनी जीवन सभ्यता के पथ पर गतिशील हो चुका था। चीनी जीवन सभ्यता के पथ पर गतिशील हो चुका था। जब विश्व के अन्य लोग जैसे चीनी सभ्यता के विषय में बाल्टियर ने लिखा है कि चीनी साम्राज्य का शरीर बिना किसी परिवर्तन के 4000 वर्षों से जीवित है। उसके कानून, परंपराएं, भाषा और फैशन आज भी वैसे हैं जैसे पहले थे। मिस्र, बेबीलोनिया, यूनान की सभ्यताएं अब जीवित नहीं है। वे केवल इतिहास के पृष्ठों में ही सिमट गई, परंतु चीनी सभ्यता आज भी जीवंत बनी हुई है, संसार को चकित कर रही है। इसकी निरंतरता ने ही इसे महान बना दिया। ये सभ्यता चीन की हुआंगो नदी घाटी में विकसित हुई। ये चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इस सभ्यता के लोग धीरे धीरे दक्षिण दिशा में यांगटी सियांग नदी की घाटी में जाकर बसे। इन नदियों की तलहटी का क्षेत्र विश्व के उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसे ही चीन का विशाल मैदान कहा जाता है। सने सने इस सभ्यता के लोग संपूर्ण चीन में फैल गए। बाढ़ के कारण बहुधा हुआंगो नदी अपनी धारा बदल देती थी और घरों में पानी भर जाता था। चारों ओर तबाही छा जाती थी। इसलिए इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो। राजनीतिक इतिहास प्राचीन सभ्यता का, चीन की प्राचीन सभ्यता का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में चीन में कई राजवंशों ने शासन किया। इनमें सांग वंश 1765 ईसा पूर्व से 1122 ईसा पूर्व, चाओ वंश 1122 ईसा पूर्व से 249 ईसा पूर्व प्रमुख राजवंश थे। इन दोनों राजवंशों के शासनकाल में चीन का बहुमुखी विकास हुआ। फलतः कुछ इतिहासकार इस कालखंड को चीनी इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं। इस काल की शासन व्यवस्था और चीन की सभ्यता देख लेते हैं। राजनीतिक प्राचीन सभ्यता कैसी थी? प्राचीन सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था चीन में सम्राट को वांग कहा जाता था। वह प्रधान न्यायाधीश एवं पुरोहित था। प्रजा राजा को पिता मानती थी और देवपुत्र के रूप में उसकी पूजा करती थी। चीन का सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण असीमित शक्ति से संपन्न होता था। उसकी आज्ञा ही चीन वासियों के लिए कानून था। उसके आदेश का पालन करना सभी के लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी था। चीनी शासक स्वेच्छाचारी व निरंकुश तो होते थे, किंतु प्रजा हित का भी वे पूरा ख्याल रखते थे। जिन कल्याण को वे अपना पुनीत कर्तव्य मानते थे। शासन कार्यों में सम्राट को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद में 4 सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त एक 6 सदस्यीय कार्यकारिणी होती थी, जिसके सदस्य 6 प्रमुख समितियों, जन कल्याणी समिति, राजस्व समिति, उत्सव समिति, युद्ध और रक्षा समिति, दंड व न्याय समिति, सार्वजनिक हित समिति के अध्यक्ष होते थे। चीनी साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत की देखभाल के लिए राजा एक उच्च प्रशासक की नियुक्ति करता था, जिसे सेंसर कहते थे। चीन में लोक सेवकों व सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती थी। दुराचरण व भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाता था। चीन साम्राज्य की आक्रमणों से रक्षा के लिए स्थायी और सामंतों की सेना थी।
चीन के सैनिक युद्ध में रथों का प्रयोग करते थे। धनुष बाण इनका प्रमुख शस्त्र था। धनुष बाण इनका प्रमुख शस्त्र था। हथियार कालांतर में बारूद की खोज के बाद चीन की युद्ध कला में परिवर्तन आ गया। चीन का सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था। मुकदमे की सुनवाई गुण दोष के आधार पर की जाती थी। सम्राट निष्पक्ष न्याय करता था। न्याय विधान सरल था, किंतु दंड विधान कठोर। असाधारण अपराध करने वाले को मृत्युदंड तथा अन्य अपराधियों को अपराध के आधार पर दंड दिया जाता था। सामाजिक जीवन चीनी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों का था, इन्हें मांद्रिन कहा जाता था। दूसरा वर्ग व्यापारियों का था। तीसरा वर्ग कारीगर एवं कलाकार। चौथे वर्ग में किसान और मजदूर आते थे। किसानों और मजदूरों को छोड़कर समाज में शेष सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। प्रत्येक वर्ग के सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर शासन में उच्च पद प्राप्त कर सकते थे। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात छोटे भाई को उत्तराधिकार प्राप्त होता था। छोटे भाई के न होने की स्थिति में पुत्र अधिकार होता था। चीनी समाज में आदर्श और नैतिकता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। परंपराओं एवं बड़ों का चीनी समाज में पर्याप्त सम्मान किया जाता था। परंपराओं एवं बड़ों का चीनी समाज में पर्याप्त सम्मान किया जाता था। वस्त्र एवं आभूषण चीनवासी साधारण वस्त्रों का प्रयोग करते थे। महिला कंधे से एड़ी तक एक चोंगानुमा वस्त्र पहनती थी और पंखों व फूलों से अपने बालों को सजाती थी। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के आभूषण भी धारण करती थी। संगीत एवं नृत्य, शिकार, तीरंदाजी, जुआ और शतरंज इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। बहुत पुराने जमाने से यहाँ के लोग सन कपड़े पहनते थे। सन के कपड़े पहनते थे। रेशम के कपड़ों का प्रयोग करते थे। रेशम के कीड़ों को पाला जाता था। स्त्रियों की स्थिति क्या थी चीन की सभ्यता में? चीनी सभ्यता के प्रारंभिक चरण में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, किंतु कन्फ्यूशियस के समय में स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती चली गई। सामान्यतः चीनी समाज में एक पत्नी रखने की प्रथा थी, किंतु कुलीन वर्ग के लोग बहुविवाह भी करते थे। उच्च सरकारी अधिकारियों में पत्नी रखने का प्रचलन था, जिन्हें ची कहा जाता था। चीन में पर्दा प्रथा का प्रचलन था तथा संयुक्त परिवार की प्रथा भी चीनी समाज में प्रचलित थी। आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन चीनी सभ्यता में आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन। चीन की सभ्यता कृषि प्रधान थी। बहुसंख्यक जनता का जीवन कृषि पर आधारित था। उर्वर भूमि एवं सिंचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ उपज अच्छी होती थी। चीन के लोग चावल, गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, चाय तथा मक्का की खेती करते थे। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र संसार भर में प्रसिद्ध था। खेती के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते थे। भेड़ व सूअर इनके प्रमुख पाले पशु थे। इनका व्यापार चीनी निवासी व्यापार भी करते थे। व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से किया जाता। चीन का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था। ये लोग रेशम, चीनी मिट्टी से बनी वस्तुएं, बर्तन, कागज आदि का निर्यात प्रचुर मात्रा में करते थे। भारत, ईरान, रोम, मेसोपोटामिया के साथ चीनी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। भारत, ईरान, रोम, मेसोपोटामिया के साथ चीनी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। धर्म और दर्शन चीनी सभ्यता के प्रारंभिक चरण में धर्म की महत्ता स्थापित न हो सकी। चीनी समाज में धर्म गुरु अथवा पुरोहित का उल्लेख नहीं, पुरोहित का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है। लोग अपने पूर्वजों पर सर्वशक्तिमान शक्ति की उपासना करते थे। स्वर्ण का देवता संगति होता था और सम्राट संगति का पुत्र माना जाता है। इसी कारण चीनवासी अपने राजा को भी पूजा करते थे। कालांतर में चीन में लाओत्से ने ताओ धर्म व कन्फ्यूशियस धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर धर्म के वास्तविक स्वरूप की स्थापना की। हान वंश के शासन काल में चीन में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हुआ। लाओत्से का जन्म 604 ईसा पूर्व में चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। उसका वास्तविक नाम ली था। बाद में ताओ की उपाधि धारण की थी।
वह कन्फ्यूशियस का समकालीन था। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम ताओ ते चींग है। 517 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। लाओत्से का जन्म 604 ईसा पूर्व में चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। उसका वास्तविक नाम ली था, बाद में ताओ की उपाधि धारण की थी। वह कन्फ्यूशियस का समकालीन था। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम ताओ ते चींग है। 517 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व में चीन के एक ब्रिटिश परिवार में हुआ था। उसका जन्म चीन के सातुंग प्रांत के लू नामक नगर में हुआ था। वह चीन का सबसे महान दार्शनिक व विचारक था। इसके पिता का नाम कुंग फू था। 22 वर्ष की आयु में उसने एक विद्यालय की स्थापना की। अपने इस विद्यालय के माध्यम से उसने अपने विचारों को समाज में प्रसारित किया। उसकी शिक्षाओं एवं विचारों ने चीनी सभ्यता को बहुत अधिक प्रभावित किया। कन्फ्यूशियस ने शिष्टाचार, मधुर पारिवारिक संबंध, सामाजिक सुधार एवं क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों पर बल दिया। 72 वर्ष की आयु में 479 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। साहित्य एवं लिपि चीन की सभ्यता की साहित्य एवं लिपि चीन की लिपि चित्र प्रधान लिपि थी। इसमें लगभग 40,000 संकेत चिन्ह थे। ये लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी। चीन की लिपि कठिन थी, फिर भी कन्फ्यूशियस और लाओत्से जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। कन्फ्यूशियस ने लीचिंग, आई ली चिंग, सूचिंग, सीचिंग तथा चून चाओचिंग नामक 5 प्रमुख ग्रंथ लिखे। इसी तरह लाओत्से ने ताओ ते चिंग नामक ग्रंथ लिखा। कला एवं विज्ञान चीन की सभ्यता में विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास दृष्टिगोचर होता है। स्थापत्य कला ज्वलंत उदाहरण चीन की महान दीवार है, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से गिनी जाती है। इस दीवार का निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व में चीनी सम्राट सी हुआंगकी के शासनकाल में हुआ। उसकी ऊंचाई 22 फीट, चौड़ाई 20 फीट और लंबाई 2400 किलोमीटर है। चीन के लोग समुद्र, राजमहल व भव्य मंदिर भी बनाए। चीन के लोगों ने सुंदर राजमहल व भव्य मंदिर भी बनाए। इनमें पगोडा मंदिर संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। चित्रकला के क्षेत्र में चीनी चित्रकार निपुण थे। चीनी सभ्यता के चित्रों को देखने से प्रतीत होता है कि इस काल में चित्रकारों का कौशल प्रौढ़ हो चुका था। उनकी प्रकृति संबंधी चित्र मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करने वाले चित्रों का सफलतापूर्वक अंकन किया। चीनी चित्रकार कमल घोड़ा मानव आकृति के चित्र बनाने में चीनी चित्रकार कमल घोड़ा मानव आकृति के चित्र बनाने में तो अद्वितीय थे। विज्ञान के क्षेत्र में चीनी सभ्यता के लोगों ने महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित किया। चीनी सभ्यता के वैज्ञानिकों ने सूर्य की गति के आधार पर पंचांग का निर्माण किया और चंद्रग्रहण के सही समय की गणना की। चीन का पंचांग और सौर ऊर्जा गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था। चीन का पंचांग सौर ऊर्जा और गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था। महीने चंद्रमा पर आधारित थे। प्रत्येक महीने में 29 या 30 दिन होते थे। उन्होंने ये पता लगा लिया था कि एक वर्ष में 365 1/4 दिन होते हैं। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र तथा कुतुबनुमा की खोज चीनवासियों की प्रमुख देन है। इन्होंने कपास बनाया तथा सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार किया। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चीनी चिकित्सकों का ज्ञान अद्वितीय था। इनमें रोगों की पहचान तथा उसके निदान का अद्भुत क्षमता थी। हुआतो और चांग चुंग इस सभ्यता के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चीनी सभ्यता की देन मानव जाति के विकास में चीनी सभ्यता का विशिष्ट स्थान है। चीन के लोगों ने संसार में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ की थी तथा गणित के क्षेत्र में पाई का मान निश्चित किया और पंचांग बनाया। सूर्य घड़ी, जल घड़ी, भूकंप मापी यंत्र का आविष्कार
मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी देन थी। चीन वासियों ने कागज बनाने की विधि, मुद्रण कला, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने की कला विकसित की। बारूद का आविष्कार चीनी सभ्यता के लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। संक्षेप में हम इसे इस प्रकार रख सकते हैं। चीन से सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन प्रारंभ हुआ। कागज, स्याही और छपाई का आविष्कार चीन ने किया। कागजी मुद्रा, ताश, बारूद, कुतुबनामा, भूकंप मापी यंत्र आदि आविष्कार चीन सभ्यता से हुआ। रेशम के कपड़े तथा चीनी मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी सभ्यता में बनाना प्रारंभ हुआ। चीन की महान दीवार यहाँ की उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है। चीन और पांचांग अपने आप में अनूठा है। चीन ने ताओवाद तथा कन्फ्यूशियसवाद जैसे धर्म प्रदान किए। रेनप के अनुसार कला, साहित्य और दर्शन में सुदूर पूर्व के पास जो कुछ भी है लगभग वह संपूर्णतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी प्रतिभा की उपज है। महत्वपूर्ण बिंदु चीन की सभ्यता का विकास होहांग और यांगत्से सियांग नदियों के किनारे हुआ। दोस्तों, आज तक हमने पढ़ा यहाँ तक चीन की सभ्यता को पढ़ा। अगले की वीडियो में हम एक और सभ्यता के बारे में एक वीडियो और लेकर आएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।